नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाऊँगा। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग एक हमारा ऐसा विषय होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टेड सब्जेक्ट माना जाता है। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना दे के आए हों, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें अंतिम क्षण तक परेशान करते रहते हैं और अंत में भी हम उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको रीजनिंग बेसिक टू एडवांस पढ़ाने की कोशिश करूँगा और रीजनिंग को मैं यहाँ पर आपको पूरे टॉपिक को पार्टों में विभक्त करूँगा। दोस्तों, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में मेरा पहला वीडियो आपका किलोक का गया है। किलोक के मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं। किलोक की अगर बात की जाए तो जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर घड़ी का होता है, ये आपका रीजनिंग और मैथ दोनों को कवर करता है। घड़ी की अगर बात की जाए तो घड़ी आपकी 2 प्रकार की होती है। घड़ी में आपको एक एनालॉग क्लॉक होती है, दूसरी डिजिटल क्लॉक होती है। एनालॉग क्लॉक जो होती है वो आपकी सुई वाली घड़ी होती है और जो डिजिटल क्लॉक होती है वो आपकी नंबर वाली क्लॉक होती है। नंबर वाली क्लॉक की अगर हम बात करें, वो टाइम तो देती है लेकिन हमारे चैप्टर में उसका कोई योगदान नहीं है। हम अपने चैप्टर में जो चर्चा करेंगे वो एनालॉग घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। एनालॉग क्लॉक क्या होती है? इस एनालॉग क्लॉक में 3 सुइयां होती हैं। इन 3 सुइयों की बात की जाए तो सबसे छोटी सुई घंटे की सुई, उससे बड़ी सुई मिनट की सुई और सबसे बड़ी सुई सेकंड की सुई होती है। अगर आपसे इसके बारे में अगर बात की जाए तो हमारा पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का अगर आधा किया जाए तो 180 डिग्री और 180 डिग्री के 2 पार्ट विभाजित किए जाते हैं। इन 2 पार्टों में अगर इसका चौथाई किया जाए तो 1 भाग 90 डिग्री का आता है और 90 डिग्री के 4 पार्ट मिलने के बाद 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पर सेकंड की सुई की बात की जाए तो सेकंड वाली सुई हमारी एक पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लेती है और 60 सेकंड का समय लेने पर वो 360 डिग्री चलती है। तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है या सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इसमें बात की जाए सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों, अगर यहाँ पर मिनट की बात की जाए तो मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। 60 मिनट में अपना पूरा सर्किल चलती है और 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर यहाँ पर 10 मिनट की बात की जाए, 10 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी तो 10 गुणा 6 बराबर 60 डिग्री। 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई तो 20 गुणा 6 बराबर 20 छक्का 120 डिग्री। 30 मिनट में कितनी चलेगी 180 डिग्री। वो हमने पहले पार्ट में कवर किया है। अगर हम यहाँ पर घंटे की बात की जाए तो घंटे का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमने में पूरा सर्किल हो जाएगा और पूरा सर्किल 12 घंटे में तय किया जाता है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। यदि अगर हम घंटे की बात की जाए, घंटे की सुई 20 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई उसकी 2 गुनी चलेगी। जैसे अगर बात की जाए जब 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी तो 2 मिनट में मिनट की सुई जो चलेगी 2 मिनट में मिनट की सुई 1 डिग्री का कोण बनाएगी।
इसमें अगर बात की जाए तो जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि मिनट की सुई 40 डिग्री का कोण बनाती है तो घंटे की सुई आधा बनाएगी, मतलब 20 डिग्री का कोण बनाएगी 40 मिनट में। तो ये चर्चा तो हमारी पहली वीडियो में हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं घड़ी के आगे के क्वेश्चनों की बात करूँगा। तो घड़ी की अगर बात की जाए तो घड़ी में एक टॉपिक आता है आपका अंश या कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो कोण की अगर बात की जाए तो हर घंटे में 2 कोण बनते हैं। 2 कोणों की बात की जाए तो एक न्यूनतम मान होता है और दूसरा अधिकतम मान होता है। कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बराबर 30h प्लस माइनस 11/2। थीटा की अगर बात की जाए तो कोण, h का मतलब जो होता ये घंटा होता, m का मतलब जो होता ये मिनट होता। यहाँ पर अगर बात की जाए तो थीटा का मान जो होता, या तो आप डिग्री में, अगर आपके पास डिग्री है कितने अंश का कोण है तो आप उससे समय को बना सकते हैं, और आपको अगर समय दिया है तो आप उससे डिग्री का कोण बना सकते हैं। h का मतलब घंटा होता है, m का मतलब मिनट होता है। प्लस माइनस की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस की अगर वैल्यू की बात की जाए तो इसमें एक मान बड़ा मान होता है, एक मान छोटा होता है। अगर हम इसमें बात की जाए तो इस फॉर्मूले को अगर हम 30h माइनस 11/2 से किया जाए तो माइनस का मान निकाल दिया जाए, जो बचा उसे 360 डिग्री में से कम कर दिया जाए तो जो मान बचेगा वो बड़ा मान हो जाएगा। जैसे अगर हम बात की जाए, इसमें हमारे पास समय है 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 30 गुणा h, h का मतलब घंटे का मान 7 माइनस 11/2 और मिनट का मान हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, 20 मिनट। ये यहाँ से हम इसको काट देंगे, 10 हो गया, 11 ढाई 110 डिग्री हो गया ये, माइनस यहाँ से 3 सत्ते 21 210। अगर बात की जाए तो यहाँ से दोनों का अंतर कर दिया, दोनों का अंतर करने के बाद 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर हम इस घड़ी में बात करें, इस घड़ी में हमारे पास 7:20 की वैल्यू रखनी हो की वैल्यू, इस वाले अगर मान की चर्चा की जाए तो ये मान न्यूनतम होता है, और जो ये वाला मान की बात की जाए तो ये मान अधिकतम होता है। इस अगर हम मान की बात कही जाए तो इस मान में से 100 डिग्री का मान तो ये छोटा वाला हुआ, और जो बड़ा मान हुआ इसे 360 में से 100 को कम कर दिया, इसका मतलब 260 डिग्री का कोण बड़ा वाला मान हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने माइनस की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ जो भी आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, पहली बात कोण आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता। जब ये कोण निगेटिव नहीं होगा तो कोण पॉजिटिव होगा, और जब कोण पॉजिटिव होगा तो बड़ा मान आगे हो या पीछे हो दोनों का अंतर लिखा जाता है। जैसे अगर हम अगले सवाल की बात की जाए तो अगले सवाल में है हमारे पास 3:21 पर कितने डिग्री का कोण होगा। 3:21 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ से अगर बात की जाए 30 गुणा 3 माइनस 11/2, और इस बार हमारे पास वैल्यू जो है ये 21 है। जब ये विषम संख्या है तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो कोण कहीं ना कहीं पॉइंटों में जाएगा, या तो 0.5 होगा या सही बटों में होगा 1/2 डिग्री। जैसे अगर यहाँ से बात की जाए तो 2 से 21 को हमने यहाँ विभाजित किया तो 10.5 बार ये काटा गया। यहाँ से अगर बात की जाए 30 तिया 90 माइनस 11 पंजे 55 और 11 काने 11,
115.5 डिग्री। अगर बात की जाए 115.5 में से 90 को कम करना है तो यहाँ से 5, ये हो गया आपका 5 और यहाँ से हो गया 25.5 डिग्री का कोण बनेगा। 25.5 डिग्री या 25 सही 1/2 डिग्री का कोण यहाँ से बनेगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल हमारे पास आता है 12:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस सवाल को वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से हमारा मान 30 गुणा h का मतलब घंटा 12 माइनस 11/2 और मिनट का मान यहाँ से 10 हो जाता है। 11×55 यहाँ से ये मान हो जाता है 12×3 = 36। 360 में से 55 जाने के बाद 305 डिग्री का कोण बनेगा। या तो 305 डिग्री का कोण होगा या 360 में से 305 को अगर हम कम कर दें तो 55 डिग्री का कोण होगा। तो अगर इसमें बात की जाए या तो 55 डिग्री या 360 डिग्री का कोण 12:10 पर बनाया जाएगा। अगर हम इसमें बात करें, जो हमारे ये मान बनते हैं, इस मान में आपका छोटा वाला मान भी बन सकता है, बड़ा मान भी बन सकता है। जैसे अगर किसी सवाल में दिया हो, यदि किसी घड़ी में 12:10 का समय हो रहा हो तो उस घड़ी में कितने डिग्री का कोण होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है 55 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 305 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। अगर ये सवाल की कंडीशन बन जाती है, आपका सवाल दिया है 12:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ हमारा 55 डिग्री भी मान बना और 305 डिग्री भी मान बना। यहाँ से अगर बात की जाए तो आंसर आपका बोथ में दिया जाएगा। बोथ में आंसर कब होगा, जब आपका ये बोला जाएगा इसमें 12:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो आपका 55 मान भी सही है, आपका 305 डिग्री मान भी सही है। अगर इसमें बात की जाए 12:10 पर न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम कितने अंश का कोण बनेगा, तो न्यूनतम का मतलब छोटा मान कितना है, आपका आंसर होगा 55 डिग्री। 12:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा जो मान अधिकतम हो, तो अधिकतम मान कितना आएगा आपका 305 डिग्री का। 12:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो 55 डिग्री भी होगा आपका और 360 डिग्री भी माना जाएगा। दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो आपका कोई सा भी सवाल क्यों ना हो, अगर आपका 0.5 में अगर विषम संख्या है तो 0.5 में दिया होगा या 1/2 डिग्री में आंसर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो आपका कोई सा भी सवाल क्यों ना हो, आप कोण का सवाल यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल की अगर बात की जाए, सवाल दिया है हमारे पास 8:54 पर अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान की अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा 30 गुणा 8 माइनस 11/2 और यह हो जाएगा 24। 27 दूनी 54, 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, 297, 3 8 24, 240। यहाँ से अगर बात की जाए तो 57 डिग्री का कोण बनता है। जब 57 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन हमारा सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम मान कितना होगा, तो आप इसको 360 में से 57 डिग्री कम कर देंगे, तो 360 में से 57 कम करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 233 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर आपका 233 डिग्री आंसर होगा। अगर इस सवाल में पूछा जाता
8:54 पर न्यूनतम मान क्या होगा? 8:54 का न्यूनतम मान क्या होगा? आपका 57 डिग्री आंसर होता। 8:54 पर अधिकतम मान क्या होगा? 233 डिग्री आंसर होगा। 8:54 पर कितने डिग्री का कोण होगा? तो आपका 57 भी हो सकता है, आपका 233 डिग्री भी हो सकता है। ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस क्या हैं। दोनों अगर ऑप्शंस हैं तो आपका बोथ आंसर होगा, दोनों अगर ऑप्शंस नहीं है तो जो भी आपका मान दे रखा होगा वो आंसर होगा। दोनों ऑप्शंस हैं और आपका अधिकतम एवं न्यूनतम मान दिया हुआ हो, दोनों ऑप्शंस होने के बाद अधिकतम या न्यूनतम मान दिया हो तो अधिकतम दिया होगा ऑप्शंस अधिकतम का लगेगा, न्यूनतम दिया होगा ऑप्शन न्यूनतम का लगेगा, और आपका ना तो अधिकतम दिया है ना न्यूनतम दिया है और मान आपके पास दोनों हैं तो आपका आंसर बोथ में लगेगा या इनमें से कोई नहीं में लगेगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चर्चा अभी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे की चर्चा अगर हम बात करें इसमें, अगला आता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। इस दर्पण प्रतिबिंब का दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, इसे सीधा दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाम एक से हैं, आप सीधा दर्पण बोल दो, दर्पण प्रतिबिंब बोल दो, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बोल दो, या आपका एक नाम आता है लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत प्रतिबिंब। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो सर्किल बनेगा वो आपका दाएं या बाएं के लिए होगा। परछाई आपकी दाईं या बाईं ओर जाती है तो आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। परछाई आपकी ऊपर या नीचे जाती है तो आपका जल प्रतिबिंब होगा। इसमें अगर बात की जाए, जैसे हमारे पास ये एस बना हुआ है, इसको अगर दर्पण में लिया जाए तो इस दर्पण का मतलब है आपका ये दर्पण है, इससे आपकी जो परछाई बनेगी वो आपका एस ये इस साइड से हो जाएगा। अगर इसमें बात की जाए, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को दर्पण में देखा जाए तो इस व्यक्ति को दर्पण में देखने पर ये व्यक्ति आपको इस तरह दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ आपका दायां या बायां अगर चेंज होता है तो दर्पण प्रतिबिंब होगा, आपका प्रतिबिंब ऊपर या नीचे होता है तो आपका जल प्रतिबिंब होगा। बात की जाए घड़ी की, तो घड़ी की अगर हम बात करें, हमारे पास एक क्लॉक है, इस क्लॉक को दर्पण के सामने रखा जाए तो इस क्लॉक को जब दर्पण के सामने रखा जाए तो ये दर्पण में घूमने के बाद ये 12 इस टाइप से हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 6 ऐसे हो जाएगा और ये 9 इस तरह से हो जाएगा। अगर बात की जाए इसमें सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, तो हमारे पास एक ये घड़ी है,
इस घड़ी की अगर बात की जाए, समय यदि पूरा पूरा होगा तो आपका सर्किल जो बनेगा वो 11 के विपरीत 1 बनेगा। अगर आपको 11 दिखाई देगा तो 11 के विपरीत 1 दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 11 बजे का समय हुआ है तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 1 बजेगा। यदि किसी घड़ी में 10 बजे हुए हैं तो उसमें आपका दर्पण प्रतिबिंब 2 बजेंगे। यदि किसी घड़ी में 9 बजे हुए हैं तो आपका दर्पण प्रतिबिंब 3 बजेंगे। यदि किसी घड़ी में 8 बजे हुए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 4 बजेंगे। यदि किसी घड़ी में 7 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब 5 बजेगा। यदि किसी घड़ी में 6 बजे हैं तो 6 बजेंगे, 12 बजे हैं तो 12 बजेंगे। जैसे अगर हम इस घड़ी में बात करें, ये अगर 12 पे दोनों सुइयां हैं तो इसमें भी आपको 12 पे ही दिखाई देंगी। या अगर इसकी बात करें, ये यहाँ पे अगर 6 बजे हुए हैं तो इसमें भी आपको 6 बजेंगे। यह होती हमारी दर्पण की बात। अगर समय पूरा आता है तो 11 बजे हुए हैं तो दर्पण में 1 दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 1 बजा हुआ दर्पण में प्रतीत होता है तो वास्तविक समय क्या होगा, 11। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 11 बजा है तो वास्तविक समय क्या होगा, 1। मतलब 11 बजे हुए हैं तो 1 बजेगा दर्पण में, और दर्पण में अगर 11 दिखाई दे रहे हैं तो वास्तविक समय 1 होगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात की जाए, अगर यही वाला मान आपका टूटने के बाद मिलता है तब हम इसके लिए कैसे सवाल को सोल्व करेंगे। उसमें हमारा मान दिया होगा, यदि किसी घड़ी में 10:54 हो रहे हों तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। अगर हम इस घड़ी की बात करें जो एनालॉग घड़ी होती है, उस घड़ी में 12 से ज़्यादा का समय हमारी घड़ी में नहीं बचता। अगर आप बोलते हैं नहीं घड़ी में 24 भी बच सकते हैं तो वो आपकी डिजिटल घड़ी होती है। एनालॉग घड़ी में 12 से ऊपर के बाद 13 नहीं बचते, 1 आ जाता है। तो 12 बजे का समय होता है। 12 बजे की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास 12 बजे हुए होते हैं। यहाँ से अगर 12 बजे की बात की जाए तो यहाँ से पूरा हासिल यहाँ चला जाता है 1 घंटे का, तो 60 मिनट यहाँ आ जाते हैं। तो हमारे पास मान बचता है 11:60। जब ये 11:60 का है तो 11:60 में से 10:54 को घटा दिया जाता है तो आपका मान बचता है 1:06। 10:54 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो 10:54 पर आपका 1:06 डिग्री का कोण बनेगा। बात की जाए, यदि किसी घड़ी में 12:27 हो रही हो तो इस घड़ी को कैसे सोल्व किया जाएगा। जब 12:27 हो रही हो और हमारे पास 12 बजे का समय होता है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं, 12 बजे का समय हमारे पास 00 होता है। इसको अगर हम 11:60 में से लें तो 11:60 में से होने का मतलब ये होता है जब 12 से ज़्यादा मान हमारे पास ना हो तो हम 12 को 0 मान लेते हैं, और 0 मानने के बाद ये 27 मिनट हो जाता है। ऊपर मान चलता है हमारा 11:60। 11:60 में से 60 में से 27 कम करने के बाद आपका 11:33 मान मिलता है। ये 0 मान हमने क्यों माना, क्योंकि 12 पे आने के बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, और जब एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तो यहाँ से हमारा और आगे का मान नहीं बनता, तो यहाँ पर आगे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी सवाल हो, आप अगर यहाँ से दर्पण का सवाल है तो 11:60 में से कम कर सकते हैं, और आपको अगर सेकंड का मान भी दिया हुआ हो, जैसे हमारे पास समय दिया हुआ है 10:26 अगर हमारे पास सेकंड में समय दिया हुआ है तो हमारे पास एक शर्त और बन जाती है। इसको हम 11:60 ना लिख के 11:59 और यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। ये वाला मान हमारे पास 8 सेकंड बचेगा। यहाँ से अगर बात की जाए
तो आपका 33 मिनट बचेगा। और यहाँ से अगर बात की जाए तो 1:33:08 का मान माना जाएगा। अगर आपका सेकंड का मान दिया हुआ है तो आप 11:59 और फिर बाद में 60 लिखोगे। और आपका अगर सेकंड का मान नहीं है तो आप यहीं पे 11:60 वैल्यू मान लेंगे। और 11:60 वैल्यू मानने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये कॉन्सेप्ट आया होगा। तो आप यहाँ से 7:44 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 11:60 हमारे पास वैल्यू है और 11:60 में से हम 44 को कम कर देंगे। यहाँ से कितना बचेगा, ये यहाँ से बचेगा हमारे पास 16 मान, ये हो गया और 4 मान गया है। तो 4:16 आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपका सीधा दर्पण पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब पूछा जाए, लंबवत प्रतिबिंब पूछा जाए, वर्टिकल इमेज पूछा जाए, मतलब क्या होता है इसका, दाएं या बाएं, बाएं या दाएं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। इससे आगे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इससे आगे चर्चा हम जल प्रतिबिंब पे करते हैं। अगली अगर हम चर्चा की बात करें तो अगले आता है हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होती है, किसी भी परछाई का ऊपर या नीचे होना जल प्रतिबिंब कहलाता है। जल प्रतिबिंब को दूसरा उल्टा दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। जल प्रतिबिंब को क्षैतिज दर्पण भी कहा जाता है और इसे हॉरिजॉन्टल इमेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जल प्रतिबिंब की अगर बात की जाए तो आप किसी भी जल की सतह के पास में खड़े हैं। जैसे अगर कहा जाए आप किसी तालाब के पास में खड़े हैं तो तालाब के पास में जो भी तालाब में आपकी परछाई बनेगी, तो तालाब में परछाई बनने का मतलब यह होता है जो जहां आप खड़े हो वहां से परछाई बननी शुरू होगी, पैरों से आपकी परछाई बननी शुरू होगी। जितना आपका फेस जितनी दूरी पर होगा ये जल में उतनी दूरी पर दिखाई देगा। तो इसकी अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो जैसे हमारे पास ये टी दिया हुआ है, इस टी को अगर हम जल में देखें तो जल में देखने पर ये टी हमें इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम बात करें ये हमारे पास यहाँ m है, m को अगर हम जल में देखें तो m की कंडीशन जो बन जाएगी वो w की तरह m दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी की बात की जाए तो घड़ी की बात की जाए तो ये हमें घड़ी इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ 6, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 9, 8 और यहाँ से ये इस तरह से घड़ी दिखाई देगी। यदि घड़ी की बात की जाए तो घड़ी के लिए आपको 4 मान दिए होते हैं, 5 90 या 36, 18 30 या 17 90। दोस्तों, अगर इन चारों मान की बात की जाए तो चारों मान से भी आंसर एक ही आएगा। तो हम 4 मान यहाँ ना लेके हम इसको एक मान से कवर करेंगे और वो होगा 17 90। जो हमारा मान होता है लगभग उससे 6.5 घंटे समय आगे का जल प्रतिबिंब बनता है। जल प्रतिबिंब में परछाई ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे अगर बात की जाए 17 90 से अगर मान निकाला जाए तो यहाँ से हमारे पास समय है 3:18 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 3:18 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास मान बनता है 3:18। यहाँ से हम इसकी वैल्यू कम कर देते हैं तो ये हो जाता है 2, यहाँ बचता है आपका 7 और यहाँ बचता है 14। अब 14 तो हमारी घड़ी में नहीं बचते,
12 के बाद 13, 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, तो 2:72 का मान बनता है। 2:72 हमारी घड़ी में नहीं होते, क्योंकि 72 मिनट नहीं होते। 72 मिनट में से 60 मिनट का यहाँ हासिल लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना बचता है, तो 3:12 आंसर होगा। इसी को अगर हम 18:30 से कम करें, 18:30 से 3:18 को, तो यहाँ से ये वाला मान 12 हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला मान 15 होगा। 15 को कितना बोला जाता है, 3:12। अगर यहाँ से 5:90 से अगर इस मान को निकाला जाए, तो 5:90 से 3:18 को निकाला जाए, तो यहाँ से अभी हमने वैल्यू निकाली थी 72, और यहाँ से 2:72। जब यहाँ से 60 मिनट का हासिल लिया जाएगा, तो 3:12। यहाँ से भी यही मान आता है। अगर आपका 6:30 से निकाला जाए, तो 3:18 का मान यहाँ से आपका 3:12 मान बनता है। तो अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें, तो जल प्रतिबिंब का मान कोई सा भी मान क्यों ना हो, उसको 1790 में से निकाला जाता है। अगर हम इस मान की बात करें, जो ये मान 5:90 का है, यहाँ से पूरा हासिल 1 घंटे का जाएगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट जब यहाँ आ जाएगा मान, तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना मान हो जाएगा, 30 मिनट। यही कंडीशन हमारी 1790 से होती है। 1790 का मतलब है जब ये 60 मिनट यहाँ आएगा, तो 17 की जगह 18 हो जाएगा, और यहाँ मान 30 मिनट हो जाएगा। अगर हम किसी भी सवाल की बात करें, जैसे हमारे पास सवाल है 12:54 पर जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो इसको हम तुरंत 1790 में से कम करेंगे। 1790 में से कम करने का मतलब है आपका ये मान 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, और ये तो 7:36 आंसर होगा। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ दिया है 9:11 पर क्षैतिज दर्पण ज्ञात कीजिए। 9:11 पर क्षैतिज दर्पण ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है आपका जल प्रतिबिंब। इसको हम 1790 में से कम करेंगे। यहाँ से मान हो जाएगा हमारा ये 9, यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से मान हो जाएगा हमारा 6, यहाँ से पूरा मान जाएगा ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 8। यहाँ से अगर पूरे मान की बात करें, तो ये बन जाएगा आपका मान 9, और 60 से कितना फालतू है 19, तो आपका हो जाएगा 9:19। यहाँ से अगर हम बात करें, तो जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब का हमारा यही तरीका होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास जल प्रतिबिंब का मान दिया हुआ है, तो जल प्रतिबिंब का मान दिया हुआ है, तो आप वास्तविक समय निकाल सकते हैं। वास्तविक मान दिया हुआ है, तो जल प्रतिबिंब निकालेंगे। इससे हमें ये पता चलता है, अगर हमारे पास जल प्रतिबिंब की वैल्यू है, तो 1790 में से जो कम किया वो वैल्यू आ जाएगी। जल प्रतिबिंब बोला है तो वास्तविक मिलेगा, वास्तविक बोला है तो जल प्रतिबिंब मिलेगा। अगर बात की जाए दर्पण प्रतिबिंब की, तो 1160 में से जो भी वैल्यू दे रखी है उसको घटा देंगे। जो मान आएगा, ऊपर अगर दर्पण है तो नीचे मान वास्तविक आएगा, ऊपर अगर वास्तविक है तो नीचे मान दर्पण में आएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।